आज हम लोग हलंत पुल्लिंग प्रकरण में अदस शब्द की रूप सिद्धि पढ़ेंगे। हलंत पुल्लिंग प्रकरण में सबसे अंत में अदस शब्द आता है। अदस शब्द की रूप सिद्धि के लिए सबसे पहला सूत्र आता है अदस औ सुलूपश्च। सूत्र की वृत्ति कहती है अदस औकारांतादेश स्यात् सौ परे सुलूपश्च, अर्थात अदस शब्द को औकार अंतादेश हो जाए और सु का लोप हो जाए। यह सूत्र दो कार्य किया। क्या किया? एक तो अदस के सकार का लोप करने का कार्य करता है और दूसरा यदि सु विभक्ति हो तो उसका लोप भी हो जाए। इससे यह सिद्ध होता है कि इस सूत्र की अदस और सुलोपश्च, इस सूत्र की प्रवृत्ति सुविभक्ति में होती है। अन्य विभक्तियों के लिए हम अन्य सूत्रों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अदस और सुलोपश्च से हमने क्या किया? अदस के इस सकार का औकार कर दिया और इस सु का लोप कर दिया। रूप बन गया अद औ। अब यहाँ पर अद औ स्थिति में वृद्धि हो जाता है अकार और औकार। अद घटक दकार के अकार और औकार पूर्व और पर के स्थान में वृद्धि एक आदेश होकर के बन गया अदौ। अब यहाँ सूत्र आया तदोह सह सावनंतयोः। कौन सूत्र आया? तदोह सह सावनंतयोः। यह सूत्र त्यजादि गणपठित शब्दों के दकार को सकार आदेश करता है। तो यह दकार को सकार आदेश कर दिया, रूप बन गया असौ। अदस शब्द त्यजादि गणपठित है, इसीलिए जब हम इसके पहले त्यजादि गणपठित किसी शब्द की रूप सिद्धि को पढ़ चुके हैं वो सभी सूत्र यहाँ पर आएंगे। जैसे त्यजादि नामः, अदस शब्द की रूप सिद्धि के पहले इदम शब्द की रूप सिद्धि आती है। अयम हम बना चुके हैं, तो यदि हम अयम शब्द की रूप सिद्धि किए होते हैं तो हमें अदस शब्द की रूप सिद्धि करने में सुविधा हो जाती है। इसीलिए सलाह यह है कि अदस शब्द की रूप सिद्धि के पहले इदम शब्द की रूप सिद्धि प्रक्रिया को एक बार जान लें। अब आगे चलते हैं। अब सूत्र आया अदुसो शेर दादू दो महा। अदुसो शेर दादू दो महा। सूत्र की वृत्ति है अदसो शांतस्य दात्परस्य ऊदुतौस्तो दस्य मश्च, अर्थात जिसके अंत में सकार नहीं हो। अदस शब्द के अंत में, इस अदस शब्द के अंत में सकार है, लेकिन यह सूत्र कहता है जिसके अंत में सकार नहीं हो, ऐसे अदस शब्द के दकार के उत्तरवर्ती वर्ण को उकार और उकार आदेश हो और दकार को मकार आदेश भी हो। इस सूत्र को हम ठीक से समझ पाएंगे जब हम अमू रूप सिद्ध करेंगे। अदस शब्द है, अविभक्ति लाते हैं, अदस औ हुआ। अब सूत्र आया त्यजादि नामः। त्यजादि नाम सूत्र त्यजादि गणपठित शब्दों को अकार आदेश करता है। तो यहाँ पर अदस शब्द भी त्यजादि गणपठित शब्द है, इसको अकार होगा। अलोन्त्य परिभाषा के अनुसार से सकार को अकार कर दिया, रूप बना अद, स को अ हुआ अ और औ है, अद अ औ हुआ। अब यहाँ सूत्र आता है अतो गुणे। अतो गुणे पररूप एक आदेश करता है। तो अद घटक अकार और इस अकार को पररूप कर दिया, इस अ के समान यह अ भी हो गया, तो रूप बन गया अध औ। अब यहाँ पर सूत्र आता है प्रथमयोः पूर्व सवर्णः। प्रथमयोः पूर्व सवर्णः कहता है प्रथमा और द्वितीय संबंधी विभक्ति होने पर
पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो, इसका निषेध नादीची कर देता है। आपने रामव रूप की प्रक्रिया सिद्धि में इसको पढ़ चुका है। तो नादीची जब निषेध कर देता है तब वृद्धिरेची सूत्र आता है और पूर्व और पर के स्थान में वृद्धि एक आदेश कर दिया, रूप बन गया अदौ। अब अदौ जब बन जाता है तब रूप आता है, कौन सूत्र आता है? अदसो से दादुदो महा। अदसो से क्या कहता है? अदस शब्द के दकार को मकार आदेश हो और तदुत्तरवर्ती जो वर्ण हो उसको क्या कर दे? उकार अथवा उकार कर दे। अब यहां पर दकार को मकार कर दिया, ये हो गया, और औकार को उकार करेगा। तो यहां दो उकार कहा है, एक ह्रस्व उकार और दीर्घ उकार। इसका अर्थ है कि जहां पर स्थानकृत साम्य होंगे वहां पर ह्रस्व और जहां स्थानकृत साम्य होंगे वहां दीर्घ हो। तो अदौ में औ की मात्रा है, औ की मात्रा होने से यहाँ पर दीर्घ उकार होता है। यदि ओ की मात्रा होती तो ह्रस्व उकार होता। इसी प्रकार यहाँ पर औ की मात्रा होने से क्या हुआ? दीर्घ उकार हो गया, ये रूप बन गया अमू। तो द्वितीय एक वचन में रूप बना अमू। फिर से एक बार मैं कह दूं, अदस शब्द के द्वितीय एक वचन में अविभक्ति आती है, अदस औ होता है और यहाँ सूत्र आ गया तेदादी नामः। तेदादी नामः बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। तेदादी गणपठित शब्दों के अंतिम वर्ण को यह आकार करता है। यह सूत्र बार बार आएगा, इसीलिए इस सूत्र को ठीक से समझ लेने की आवश्यकता है। तो तेदादी नामक सूत्र क्या कर दिया? सौ को औ कर दिया, अद औ हुआ। अब यहाँ अतो गुणे से हम क्या करते हैं? पररूप कर देते हैं, अद औ हो जाता है और यहाँ पर अदसो शेर दादु दो मह से दकार को मकार और उसके बाद वाले वर्ण को उकार करते हैं, औ को दीर्घ उकार हो जाता है, अमू रूप सिद्ध हो जाता है। तो प्रथमा एक वचन में बना असौ, प्रथमा द्विवचन में बना अमू। अब प्रथमा बहुवचन रूप सिद्धि को करेंगे। अदस शब्द के प्रथमा बहुवचन में जस विभक्ति लाते हैं, अदस जस हुआ। अब यहाँ पर सूत्र आता है तेदादी नामः। तेदादी गणपठित शब्दों को विभक्ति परे होने पर अकार आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर अलोन्त्य परिभाषा के बल से अदस के इस सकार को अकार हो गया। तो क्या हो गया? अद अ जस हुआ। जस में जकार की संज्ञा चूटू से तस्य लोप से लोप कर लेते हैं, अद अ अस बनता है। अब यहाँ पर अद घटक अकार और इस अकार के बीच में अतो गुणे से पररूप हो जाता है, तो रूप बन जाता है अद अस। अब यहाँ सूत्र आता है आद गुणः। अवर्ण से अचपरे है, यहाँ पर पूर्व अद घटक अकार और पर इकार के बीच में गुण होकर एकार हो गया, अदे रूप बन गया। इसके बाद लव सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ में एक सूत्र आता है, एत ईद बहुवचने। सूत्र कहता है अदसो दात परस्यैत ईद दस्य च मो बहुवोर्थोक्तौ। अर्थात अदस शब्द के दकार से परे एकार को इकार आदेश हो जाता है और दकार को मकार आदेश होता है। यदि वह बहुत्व की विवक्षा में हो तो, बहुअर्थ का अर्थ हुआ बहुत्व की विवक्षा में हो तो। आपने बहुसु बहुवचनम सूत्र पढ़ा है, बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन होती और हमने यहाँ बहुवचन में जस विभक्ति लाया है, तो बहुत्व की विवक्षा में है। यहाँ पर अदस शब्द के दकार के उत्तरवर्ती एकार को इकार एक कार्य हो गया। तो इसको ऐसे समझिए, दो प्लस ए बराबर दे, ये है। अब इस एकार को इकार कर दिया तो क्या हो गया?
ई, और इस दकार को क्या कर देता है, मकार कर देता है, तो ये मोह में हो जाएगा। तो दे किस में बदल जाएगा, ये मी में परिवर्तित हो गया। ये रूप बनता है अदे से अमी। तो आपने देखा कि अदस शब्द के जस विभक्ति में अमी रूप बनता है। इसमें हम लोगों ने एक नया सूत्र पढ़ा। कौन सूत्र है, एत ईद बहुवचने। इस सूत्र को याद रखेंगे। यदि बहुवर्थ की विवक्षा हो बहुवचन में, अदस शब्द के एकार को ईकार आदेश और दकार को मकार आदेश हो जाता है। यह आदेश हो गया, अमी रूप सिद्ध हो गया। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे द्वितीया एक वचन में अमूम रूप सिद्ध करने के लिए। यहां अदस शब्द से द्वितीया एक वचन में अम विभक्ति लाते हैं, अदस अम हुआ। अब इस प्रसंग में ग्रंथकार लिखते हैं, पूर्वत्रा सिद्धमिति विभक्ति कार्यम प्राक पश्चात उत्तमत्वे। अर्थात पूर्वत्रा सिद्धम एक नियम है जो कहता है सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध हो और त्रिपादी में भी पूर्व के प्रति परशास्त्र असिद्ध हो। तो इसके आ जाने के कारण पहले विभक्ति का कार्य होता है, उसके बाद उत्त और मत्त होता है। अब हम इस पंक्ति को इस रूप साधनिका के क्रम में समझते हैं कि ग्रंथकार इस बात को क्यों लिखते हैं। अदस है, अम है। यहाँ पर जैसा कि हम लोग तेदादी नाम से सकार को अकार आदेश कर देते हैं और अतो गुणे से पररूप कर लेते हैं। इसके बाद यहां पर हमने क्या किया, सकार को अकार आदेश कर दिया तेदादी नाम से और अतो गुणे से पररूप कर दिया, तो अद अम हो गया। अब अमी पूर्व सूत्र आता है, ये कहता है पूर्व रूप एकादेश हो जाता है, अदम रूप बन जाता है। जब अमी पूर्व सूत्र आ रहा था, अमी पूर्व सूत्र के पहले यहां पर कौन सूत्र आने लगा, अदसो शेर दादु दो मह। अदसो शेर दादु दो मह सूत्र आने लगा और वो कहता है कि यहां पर अद और अम इस अवस्था में इस दकार को मकार हो जाए और इस अकार को उकार हो जाए। यहां आ जाता है पूर्वत्रा सिद्धम। कहता है सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध हो, अमी पूर्व के प्रति अदसो शेर दादु दो मह असिद्ध हो जाता है। इसीलिए ग्रंथकार कहते हैं कि पूर्वत्रा सिद्धमिति विभक्ति कार्यम प्राक। यह जो अमी पूर्व का कार्य है यह पहले हो जाएगा, उसके बाद अदसो शेर दादु दो मह से उत्त और मत्त का कार्य होगा। तो यहाँ हम अमी पूर्व तक का जो विभक्ति कार्य है यह पहले कर लिए और अदम बना लेते हैं। इसके बाद अदसो शेर दादु दो मह सूत्र आता है। अब वो क्या करेगा, अदम में दो में अ है, इसमें इस दो को अ कर दिया, दो को क्या कर दिया, मो कर दिया और इस अ को उ कर दिया। अकार ह्रस्व है इसीलिए ह्रस्व उकार हो जाएगा। तो अब इस मो में उ को मिलाइएगा तो क्या बन जाएगा, मुंह बन जाएगा। तो ये हो गया अमुम। दो हलंत वर्ण के स्थान में हलंत मकार और स्वर आकार के स्थान में स्वर वर्ण उकार हुआ, ह्रस्व है ह्रस्व हो गया, अमुम बन गया। तो आपको ये पंक्ति लग गई, पूर्वत्रा सिद्धमिति विभक्ति कार्यम प्राक पश्चात उत्तम मत्वम। ये दोनों कार्य बाद में होगा, तो उत्तमत्व का कार्य बाद में कर लिया, तो अमूम रूप सिद्ध हो गया। द्वितीया
द्विवचन में भी उसी प्रकार अमू रूप सिद्ध कर लीजिएगा। औट आएगा, टकार की संज्ञा लोप कर लेंगे, अमू रूप सिद्ध हो जाएगा। अब अदस शब्द से शश विभक्ति लाएंगे द्वितीय बहुवचन में और अमून रूप सिद्ध करेंगे। अदस शब्द है, शश विभक्ति लाते हैं द्वितीय बहुवचन में, शश विभक्ति अदस शश हुआ। अब वही प्रक्रिया अपनाते हैं, शश में सकार की संज्ञा लोप कर देते हैं, अदस अस बचता है। इस सकार को तेदादी नामक से अतो कर लेते हैं, अतो गुणे से पररूप कर लेते हैं, रूप बन जाएगा अद अस। चूंकि ये तेदादी नामक से अ करना, अतो गुणे से पररूप करना, ये सभी प्रक्रिया कई बार बता चुका हूं, इसीलिए वो सारे करके लिख दिया, अद अस बन गया। अब यहां पर सूत्र आ जाता है अदसो शेर दादू दो महा। वो कहता है अदस शब्द के दकार को मकार हो जाए और उसके उत्तरवर्ती अकार को उकार हो जाए। यहाँ फिर पूर्वोत्तर सिद्धम सूत्र आता है और कहता है कि पहले विभक्ति का कार्य हो जाएगा, उसके पश्चात ही उत्त और मत्तो का कार्य होगा। तो विभक्ति कार्य में क्या अभी बचा हुआ है? प्रथमयोः पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ करना बाकी रह गया है। तो सबसे पहले हम विभक्ति का कार्य कर लेते हैं। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण लाते हैं। प्रथमा और द्वितीय संबंधी विभक्ति यदि बाद में हो तो यहाँ द्वितीय संबंधी विभक्ति है अस। इस अस का आकार जो है वह अपने पूर्व वर्ण आकार के समान दीर्घ वर्ण हो जाएगा, तो हो जाएगा अदास हो गया। अभी विभक्ति कार्य और बाकी है। तस्मात् छसोह न पुंसी सूत्र है, आपने रामान बनाया है, वैसे ही सस के सकार को नकार कर देता है। तस्मात् छसोह न पुंसी पुल्लिंग में, चूंकि हम लोग हलंत पुल्लिंग प्रकरण पढ़ रहे हैं, पुल्लिंग है इसीलिए इस सकार को नकार कर दिया, तो बन गया अदान। अब अदान जब बन जाता है तब आता है अदसो शेर दादू दो महा। अब यह दकार को मकार और आकार को उकार कर देगा। आ दीर्घ मात्रा है इसीलिए दीर्घ उकार हो जाएगा, तो दा जो है वह मुंह में बदल जाएगा, तो हो जाएगा अमून। तो आपने देखा कि अदस शब्द से कैसे अमून रूप बन जाता है सस विभक्ति में। तो प्रक्रिया वही है, सस में सकार की संज्ञा लोप, अस बचता है। अदस के सकार को तेदादी नामक से अतो, अतो गुणे से पररूप अद अस होता है। और तस्मात् छसोह नपुंसी से हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रथमयोः पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ कर देते हैं तो अदास हो जाता है। फिर तस्मात् छसोह नपुंसी सूत्र आता है और इस सस के सकार को नकार कर देता है, अदान बनता है। और उसके बाद हम लोग उत्त और मत्तो का कार्य कर लेते हैं, अदान अमून रूप सिद्ध कर लेते हैं, अमून रूप सिद्ध कर लेते हैं। तो हो गया ना, आपने प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों विभक्तियों का रूप सिद्ध कर लिया। अब तृतीय विभक्ति का रूप सिद्ध करने के लिए चलेंगे अमुना। ये दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे अमुना रूप सिद्धि को। ये जो भी प्रक्रिया है, इस सारी प्रक्रिया लिखित रूप में संस्कृत भाषी ब्लॉग पर उपलब्ध है। आप वहां पर अपनी जिज्ञासाएं भी प्रकट कर सकते हैं, आप हमें प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि इन प्रक्रियाओं में कुछ बातें न समझ में आवे या अतिरिक्त जानकारी आपको चाहिए तो हम आपको अतिरिक्त वहाँ जानकारी भी देते हैं। तो आइए मेरे संस्कृत भाषी ब्लॉग पर, वहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी नामक प्रकरण को ढूंढिए और संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या वीडियो के साथ पढ़िए।